बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बिग एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास गिवन है कि यूज अलजेब्रा एंड रूल्स ऑफ लिमिट टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और इसके लिए भी हमने यहाँ पे लिमिट इवैल्यूएट करना है, मतलब इसका हमने लिमिट मालूम करना है। इसका जो फर्स्ट एक पार्ट है तो हमारे पास ये वाला है कि लिमिट x टेंड्स टू 4-6 डिवाइडेड बाय x - 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो गिवन है तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 4 - 6 बाय x - 4 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास एक गिवन फंक्शन है। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था तो वहाँ पे जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते तो क्वेश्चन इस तरह होते कि वो अनडिफाइंड पे चले जाते, तो फिर उसको हम सिंप्लीफाई करते थे और उसको हमने अनडिफाइंड से बचाना था। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आता है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई भी कर लें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो ये अनडिफाइंड पे चला जाता है, क्योंकि इसका हम सिंप्लीफिकेशन भी अगर कर ले तो इससे अनडिफाइंड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अब हमने लिमिट अप्लाई करना है तो मैंने लिख दिया कि अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये मैंने -6 एंड डिवाइडेड बाय इस x की जगह मैंने 4 लिखना है एंड 4 - 4 होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा -6 एंड डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर, और 0 स्क्वायर से अगेन 0 आता है, -6 डिवाइडेड बाय 0। तो इससे ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म है। यहाँ पे इसको हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद ये जो बी पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट यूज कर ले, मतलब अप्लाई कर ले, तो यहाँ पे भी हमने 0 पुट करना है। तो 0 + 3 से 3 आता है, मतलब 1 पे 1/3 रह जाएगा एंड -1/3। तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसकी जगह भी हम 0 पुट कर ले तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो फर्स्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई हमने ये इस तरह करना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये जो न्यूमरेटर है तो इसका हमारे पास ये वाला बी फ्रैक्शन फॉर्म है माइनस ये वाला बी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो इसका हमने यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम है इन दोनों फ्रैक्शन का तो वो ये है कि 3 × x + 3। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी एलसीएम आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमको इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इससे 3 आता है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है एंड x + 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 1 से, तो इससे आ जाएगा x + 3 और डिवाइडेड बाय इस x को इसी तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है तो यहाँ पे ये हमने फर्स्ट मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये वाला x ये भी मैंने इसी तरह वापस लिख दिया एंड ये वाला जो न्यूमरेटर है तो वो इस तरह है कि 3 × x 3। अच्छा, फर्स्ट तो यहाँ पे ये मैंने ये जो 3 है ये लिख दिया एंड माइनस, यहाँ पे ये माइनस है तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये -x एंड -3 इसी तरह आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये -3 एंड ये +3 ये वाला कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ये वाला -x डिवाइडेड बाय 3 × x + 3 और डिवाइडेड बाय x। इसको हम इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे ये जो 3 × x + 3 है तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 3, मतलब इसके साथ मैं लिख सकता हूँ इस x के साथ, तो 3 × x + 3 और इस x को मैंने इसी तरह वापस लिख दिया एंड न्यूमरेटर में हमने लिखना है -x। तो अब ये वाला x इस x से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे न्यूमरेटर में रह जाएगा -1 एंड डिवाइडेड बाय 3 और x + 3। जब इसके बाद यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है तो मैंने लिख दिया कि अप्लाई लिमिट। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया लिमिट अप्लाई लिमिट। तो अब हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करना है तो वो इस तरह है कि -1 डिवाइडेड बाय 3, x की जगह हमने 0 लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि -1। यहाँ पे 0 + 3 को यहाँ पे 0 के साथ 3 को ऐड कर ले तो वापस 3 आता है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि -1 3 वो 9 आता है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हमने रिक्वायर्ड आंसर हमने मालूम कर लिया। अब इसके बाद ये जो सी पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। इस फंक्शन की हमने लिमिटिंग वैल्यू मालूम करना है। तो यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पाइप्स के रूट और यहाँ पे भी -पाइप्स के रूट है।
तो पाई स्क्वायर रूट माइनस पाई स्क्वायर रूट से 0 आता है। इसी तरह अगर यहाँ पे पाई पुट किया जाए तो यहाँ पे भी 0 आता है। तो मतलब अगेन यहाँ पे अनडिफाइंड मतलब 0 डिवाइडेड बाई 0 फॉर्म आता है। तो फर्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है। यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इसको मैंने वापस लिख दिया कि गिवन दैट। यहाँ पे इसके लिए हमने रेशनलाइजेशन करना है, तो रेशनलाइजेशन हमने इसकी न्यूमरेटर से करनी है। तो न्यूमरेटर की कंजुगेट से मतलब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि बाय रेशनलाइजेशन, यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इसकी यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी कंजुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मतलब यहाँ पे ये माइनस है तो अब हमने वहाँ पे प्लस लिखना है। तो x स्क्वायर रूट एंड प्लस 5 स्क्वायर रूट, और अब इसके बाद इस न्यूमरेटर को हमने इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से x टेंड्स टू 5 और x स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट के साथ ये वाला मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये मैंने x माइनस 5 अप्लाई बाय x स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। अभी मैंने वापस लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 5। यहाँ पे ये हमारे पास a माइनस b a प्लस b फार्मूला है, तो वो इस तरह है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो मतलब सेकंड टर्म यहाँ पे 5 है, 5 स्क्वायर रूट है और फर्स्ट टर्म वो x रूट है। और इस डिनोमिनेटर को इसी तरह मैंने वापस लिखना है कि x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सिर्फ रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5। ऑपरेटर में यहाँ पे x माइनस 5 रह जाएगा डिवाइडेड बाय x माइनस 5 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट। इसी को इसी तरह वापस लिखना है। जब यहाँ पे ये x माइनस 5 इस x माइनस 5 से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5। यहाँ पे हमने 1 लिखना है एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट एंड प्लस 5 स्क्वायर रूट। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये जो x है तो इसकी जगह मैंने लिखना है 5, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 5 स्क्वायर रूट एंड ये वाला 5 स्क्वायर रूट इसी तरह वापस अपनी जगह लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये 1 डिवाइडेड बाय इसकी कोफिशिएंट भी 1 है और यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसके कोफिशिएंट को हमने ऐड करना है। तो 1 प्लस 1 से 2 आता है, तो मतलब यहाँ पे ये मैंने 2 एंड 5 स्क्वायर रूट, तो इसी तरह लिखना है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का हमने रिक्वायर्ड आंसर मालूम कर ली। जब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है तो वो इस तरह है कि 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 7। यहाँ पे ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और इसके लिए हमने लिमिट मालूम करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन है तो उन सब क्वेश्चन में लिमिट जो है ना वो गिवन होता था। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारे पास क्वेश्चन है तो इसमें लिमिट गिवन नहीं है। या अगर यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में तो हर एक क्वेश्चन के साथ मतलब लिमिट गिवन है, लेकिन सिर्फ ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो इसके साथ यहाँ पे लिमिट गिवन नहीं है, और इसके लिए हमने मालूम करना है लिमिट। इसके लिए हमने कौन सा लिमिट यूज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिख दिया है, इसको पहले हमने समझना है। फर्स्ट मैंने ये लिख दिया है कि सीक्वेंस डिनोटेड बाय SN और AN, मतलब जब भी हमारे पास सीक्वेंस गिवन हो तो सीक्वेंस को हमने या तो SN से डिनोट करना है या AN से। और इसके अलावा इसके लिए जो हमने लिमिट यहाँ पे अप्लाई करना है तो लिमिट रखना है कि जब भी हम सीक्वेंस के लिए लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट के लिए हमने ये वाला लिखना है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी या n अप्रोच टू इन्फिनिटी। और इसके अलावा ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इसको भी हमने समझना है। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट हो जाए तो फिर उसको कहा जाएगा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट वो एग्जिस्ट ना हो तो फिर उसको कहा जाएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। इसको हमने यहाँ पे क्वेश्चन के साथ ही समझना है, लेकिन पहले हमने ये वाला यहाँ पे अप्लाई करना है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये वाला। तो फर्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास सीक्वेंस है, तो मैंने आपको बताया कि सीक्वेंस को हमने डिनोट करना है SN से या AN से। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेट SN इक्वल टू 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 7। जब यहाँ पे हमने लिमिट भी यूज करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट इसके लिए मालूम करना है, तो लिमिट के लिए हमने ये वाला यूज करना है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं ये इस तरह भी लिख सकता हूँ कि टेक लिमिट ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है तो इसके लिए मैंने लिमिट लेना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये वाला लिखना है कि SN
एंड राइट साइड में भी इसी तरह लिखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये वाला इस तरह लिखना है कि 5n एंड डिवाइडेड बाय n प्लस 7। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी आता है और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आता है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करना, तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पाई ऑफ n और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इससे मैंने n को कॉमन करना है, लेकिन यहाँ पे एक रूल्स है वो हमने समझना है, उसका यूज हमने यहाँ पे भी करना है। अगर यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूं कि x, ये मैंने लिख दिया कि x प्लस एन वाई। अब यहाँ पे इससे मैंने एक टर्म को कॉमन करना है, मतलब एक वेरिएबल को कॉमन करना है। फॉर एग्जांपल n को यहाँ से मैंने कॉमन करना है, और हमें ये मालूम है वेरिएबल को हम तब कॉमन ले सकते हैं जब वो वेरिएबल हर एक टर्म में मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे n इस टर्म में है और फर्स्ट टर्म में नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने n को किस तरह कॉमन लेना है, तो अब ये हमने सीखना है। यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि n को मैंने कॉमन कर लिया, इस टर्म के साथ यहाँ पे n नहीं है तो इसको फिर मैंने इस तरह लिखना है कि x और डिवाइडेड बाय n, मतलब इसकी डिनोमिनेटर में n लिखना है, n प्लस यहाँ पे n है और n को मैंने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिर्फ y। तो इसी तरीके से हमने फिर उस टर्म या उस वेरिएबल को कॉमन करना है और इसी तरीके से लिखना है। अगर दोबारा हम इस n को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे ये n से कैंसिल होता है, वापस x आ जाता है, और n को अगर y से भी मल्टीप्लाई कर ले तो ny, तो वापस वो आ जाता है। तो अब ये वाला रूल यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर में भी हमने यूज करना है, तो इससे मैंने n को कॉमन करना है, तो n मैंने कॉमन कर लिया। अब यहाँ पे n है तो इसकी जगह मैंने लिखना है 1, और 7 के साथ n नहीं है तो इसको मैंने इस तरह लिखना है कि 7 डिवाइडेड बाय n। फिर यहाँ पे n को हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये n, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पे 7n, तो 7n एंड डिवाइडेड बाय n, तो वापस 7 आ जाएगा। तो इसी तरह हमने ये कॉमन लेना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये मैंने दोबारा लिख दिया, ये n इस n से कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय n। अब इसके बाद यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अप्लाई लिमिट। n की जगह अब हमने लिखना है इन्फिनिटी, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 5 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7, और n की जगह मैंने लिखना है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे ये इस n की जगह मैंने इन्फिनिटी लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमने ये भी याद रखना है कि जब भी अगर न्यूमरेटर में एक नॉन जीरो नंबर हो और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो फिर वो इक्वल होती है 0 की। तो यहाँ पे अब मैंने इसकी जगह 0 लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 5 डिवाइडेड बाय n लिखना है, n प्लस इसकी जगह मैंने लिखना है 0। तो यहाँ पे अगर 1 को साथ 0 ऐड कर ले तो 1 आता है, और 5 को अगर 1 से डिवाइड कर ले तो 5 आता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास सीक्वेंस था तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू थी तो वो 5 आ गई। यहाँ पे इस कन्वर्जन को भी हमने समझना है। इफ लिमिट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट हो जाए, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक या कोई डिफाइन वैल्यू आ जाए तो फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इसका लिमिट वो एग्जिस्ट हो गया। तो यहाँ पे इसके आंसर में 5 आ गई और 5 एक डिफाइन वैल्यू है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस है तो इसका जो लिमिट है तो वो एग्जिस्ट हो गया। जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट हो गई तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये वाला ये कन्वर्जेंट है। लास्ट में मैंने ये लिखना है कि हेंस Sn इज कन्वर्जेंट, इसके लिए मैंने इस तरह लिखना है। जब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास बी पार्ट है, तो इसको भी अगेन हमने इस तरह लिखना है कि Sn इक्वल टू 7n डिवाइडेड बाय 8 प्लस n। अच्छा, अब अगेन यहाँ पे बोथ साइड मैंने लिमिट लेना है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट अगेन हमने यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये वाला 4 माइनस 7 8 प्लस n इसी तरह लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाता है 7 इन्फिनिटी। 7 को अगर इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर ले तो इन्फिनिटी आता है, और फिर अगर 4 को हम 4 से अगर इन्फिनिटी माइनस किया जाए तो इससे इन्फिनिटी आता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम 8 प्लस इन्फिनिटी लिख दे तो 8 के साथ अगर इन्फिनिटी ऐड कर ले तो इससे भी इन्फिनिटी आता है। मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी फॉर्म आता है, तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड पे चले जाता है।
तो अगेन यहाँ पे हमने कुछ टर्म को कॉमन करना है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जो न्यूमरेटर है तो इससे मैंने n को कॉमन करना है, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय अगेन ये मैंने इस तरह लिखना है n माइनस 7। जब यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर में n कॉमन कर लिया है तो डिनोमिनेटर में भी मैंने n को कॉमन करना है, तो n यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय n रह जाएगा, n प्लस n की जगह 1, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है। अच्छा अब ये वाला n इस n से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 4 डिवाइडेड बाय n माइनस n प्लस 1। अच्छा अब अगेन अच्छा इसके बाद यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि 4 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी n माइनस 7 और यहाँ पे भी 8 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी n प्लस 1। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास 4 ओवर इन्फिनिटी है, तो मैंने आपको बताया कि ये इक्वल होती है 0 की, तो इसकी जगह मैंने 0 लिखना है, तो 0 माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाई ये 8 ओवर इन्फिनिटी, ये भी 0 की इक्वल होती है, तो 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रह जाएगा माइनस 7 एंड डिवाइडेड बाई 1, तो इससे आ जाएगा माइनस 7। अच्छा अब यहाँ पे ये हमारे पास माइनस 7 है और माइनस 7 एक डिफाइंड वैल्यू है, तो अब इसका मतलब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंडीशन है। तो लास्ट में मैंने लिखना है कि हिंस Sn इज कन्वर्जेंट, मतलब यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है तो ये कन्वर्जेंट है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हिंस Sn इज कन्वर्जेंट टू माइनस 7। तो अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है तो वो हमने सॉल्व करना है। पार्ट वो इस तरह है कि -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो अगेन इसके लिए मैंने लिखना है कि Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अच्छा अब अगेन बोथ साइड यहाँ पे हमने लिमिट लेना है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड Sn n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा यहाँ पे अगर इसको मैं इस तरह सिंप्लीफाई कर लूँ, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सीक्वेंस है अगर इसमें मैं n की जगह 1 पुट कर लूँ तो ये इस तरह आ जाएगा एस 1 एंड -1 टू द पावर 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। तो -1 पावर 1 इक्वल होते हैं -1 की और 1 स्क्वायर से 1, -1 को अगर 1 से डिवाइड कर ले तो -1। अच्छा अब अगर यहाँ पे मैं n की जगह 2 पुट करूँ तो ये इस तरह आ जाएगा S2, यहाँ पे -1 टू द पावर n की जगह 2 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे n, तो n की जगह अगेन 2 तो 2 स्क्वायर, तो पावर में इवन है तो इससे +1 एंड डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं n की जगह पुट कर लूँ 3, तो ये -1 टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, तो इससे ये आ जाएगा -1 एंड डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर से 9 आता है। अगर n की जगह मैं पुट कर लूँ 4 तो इससे -1 टू द पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 यहाँ पे पावर इवन है तो +1 आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 16। जब यहाँ पे अगर हम देख लें जब मैंने 1 पुट कर लिया था तो 1 पे हमारे पास -1 आ गई थी, जब मैंने 2 पुट किया था तो इस पे हमारे पास +1 ओवर 4, जब मैंने 3 पुट कर लिया था तो इस पे -1 ओवर 4, जब मैंने 4 तो इस पे +1 ओवर 16। मतलब जब हम ऑड नंबर पुट करते हैं तो ऑड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं, ये वाला भी नेगेटिव है ये वाला भी, और जब हम इवन नंबर यहाँ पे इस सीक्वेंस में पुट करते हैं तो फिर इस पे हमारे पास ये वाला जो सीक्वेंस है तो ये पॉजिटिव की इक्वल आती है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास सीक्वेंस है तो इससे या तो इससे माइनस नंबर आते हैं या इससे प्लस नंबर आता है। मतलब ये हुआ कि ये एक खास एक स्पेसिफिक नंबर को कन्वर्ज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है तो ये डाइवर्जेंट है। मैंने ये लिखना है कि हेंस Sn इज डाइवर्जेंट। तो इसी तरीके से हमने इस सीक्वेंस को शो करना है कि कौन सा सीक्वेंस वो कन्वर्जेंट है और कौन सा वो डाइवर्जेंट है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हमने इसको समझना है कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये एक स्टोर है और स्टोर से कुछ चीज़ें वो सेल हो रहा है, लेकिन स्टोर से जो सेलिंग होता है तो वो सेलिंग के लिए जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हुआ है तो वो ये वाला फंक्शन है। मतलब और इसके अलावा यहाँ पे ये जो x है तो x हमें यहाँ पे शो कर रहा है वीक्स को। अच्छा यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब भी उस स्टोर का एडवर्टाइज किया जाए तो फिर इसकी जो फाइंड द सेल्स पर इंडिकेटेड वीक्स लिमिट, तो फिर उसके लिए हमने ये वाला मतलब ऐसा x पाइप हो जाए तो फिर उस स्टोर से कितना सेल हो जाएगा। फिर अगर x टेंड्स टू 5 तो फिर उस स्टोर से कितना सेलिंग हो जाएगा।
इसी तरह अगर x टेंड्स टू 16 तो फिर उस स्टोर से कितना सेलिंग हो जाएगा, सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये मालूम करना है। तो फर्स्ट हमने ये वाला मालूम करना है कि ऐसा पाइप, तो ऐसा पाइप का मतलब यहाँ पे x इक्वल टू पाइप है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखना है कि पुट x इक्वल टू पाइप इन 1। मतलब यहाँ पे ये जो फंक्शन है जो सेलिंग फंक्शन है, तो इसमें मैंने x की जगह यहाँ पे पुट करना है पाइप। तो ये इस तरह जाएगा कि ऐसा पाइप, और ये वाला पाइप 1000 प्लस 3600, इसकी जगह मैंने लिखना है पाइप एंड प्लस 2 को इसी तरह वापस लिखना है 3600। इन दोनों के एडिशन से 7 आता है। जब ये 5000 वापस इसी तरह लिखना है एंड प्लस इनको हमने डिवाइड करना है, तो इससे आ जाएगा पाइप 14 एंड फाइंड 2। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, पाइप 14 एंड फाइंड 2। तो यहाँ पे ऐसा पाइप वो इक्वल आ गई, तो यहाँ पे ऐसा पाइप हमारे पास इसकी इक्वल आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये जो सेकंड पार्ट है तो ये मालूम करना है कि लिमिट x टेंड्स टू पाइप एस ऑफ x। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू पाइप एस ऑफ x। राइट साइड पे ये वाला जो यहाँ पे ये जो फंक्शन है, तो इसकी बोथ साइड हमने इसी तरह लिमिट लिखना है। तो राइट साइड पे ये इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू पाइप एंड 5000 600 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ये मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने राइट साइड पे लिमिट अप्लाई करना है, तो ये इस तरह मैंने अप्लाई करना है कि 5000 एंड प्लस 3600। इस x की जगह मैंने पाइप लिखना है, तो पाइप प्लस 2। तो ये इस तरह आ जाएगा कि 5100 एंड डिवाइडेड बाय 7। तो इसको हमने अगेन डिवाइड करना है, तो ये इस तरह जाएगा कि 5000 एंड प्लस इन दोनों के डिवीजन से हमारे पास ये वाला यहाँ पे मैंने कर लिया था। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाइप एस ऑफ x, यहाँ पे इन दोनों की हमने एडिशन करनी है, तो इससे ये आ जाएगा 15 एंड फाइंड 2। ये जो सेकंड पार्ट है तो उसका हमने इसी तरह ये वाला आंसर मालूम कर लिया। जब यहाँ पे ये जो थर्ड पार्ट है सी वाला, ये हमने मालूम करना है। इसके लिए भी यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसकी बोथ साइड हमने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 16, ये वाला जो है ये लिखना है, तो 5000 3600 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अच्छा, अगेन यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा 5000 एंड प्लस 3600। x की जगह मैंने लिखना है 16 एंड प्लस 2। तो ये इस तरह आ जाएगा 5000 एंड प्लस ये 3600। इन दोनों को ऐड करना है, तो इससे 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 5000 एंड प्लस यहाँ पे ये 18 और ये वाला 2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे आ जाएगा 200। अगर इस 3600 को डिवाइड कर ले 18 से, तो यहाँ पे ये 200 आ जाएगा। और अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा 5200। तो यहाँ पे इसकी आंसर आ गई। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है।